एंटीसाइकोटिक्स है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है और भी जगह यूज़ करने के लिए। आया समझ में कि नहीं है? हैं, तो डिक्रीज़ द हैलुसिनेशन और उसको वो करने के लिए है, लेकिन ये बहुत जगह आगे चल के हम लोग काफ़ी जगह यूज़ भी करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ना पहले में ही है, हमारे यहाँ पहले से यूज़ हो रहा है। आयुर्वेद और ये सब में पहले से ही है और पहले से ही हमारे यहाँ एंटीसाइकोटिक होता है, लेकिन जो मेडिसिन वो में हम लोग ये 52 में क्लोरप्रोमाज़िन है, उससे हम लोग चालू किए थे। आया समझ में कि नहीं है? बाद में इन्होंने माओ इन्हिबिटर एंटी डिप्रेसेंट चालू किए और अलग से जो एसडीएज हैं वो 80s में आए और लिथियम पहले से यूज़ किया जा रहा था। तो साइकोसिस पहले ही बता दिया गया है कि क्या होता है। साइकोसिस का एक पार्ट है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें पेशेंट को थॉट डिस्टर्बेंस, बिहेवियर डिस्टर्बेंस और रियलिटी इम्पेयरमेंट हो जाता है। एक्यूट क्रोनिक इसमें अलग-अलग डिसऑर्डर्स हैं। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, फंक्शनल डिसऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड, मेनिया, डिप्रेशन, साइकोसिस हो जाएगा। इसमें साइकोसिस में एक्यूट में होता है डिलीरियम, जो है ऑर्गेनिक साइकोसिस भी हम लोग कहते हैं। डिमेंशिया विद फीचर्स में हो सकता है, अलग-अलग वजह से भी हो सकता है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, मेमोरी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। फंक्शनल डिसऑर्डर पहले कहते थे, अभी तो मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि वो होता है, क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन में उसको डिसऑर्डर्स होता है। तो इसमें मेमोरी और जो ओरिएंटेशन है वो ज़्यादातर ठीक रहता है, लेकिन थॉट डिस्टर्बेंस और बिहेवियर में काफ़ी अंतर आ जाता है। सिज़ोफ्रेनिया जो पहले ही तुम लोग को बता दिया, ये काफ़ी सीवियर डिसऑर्डर है, जो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिस्टर्बेंस और स्पीच डिस्टर्बेंस होता है। 1% पॉपुलेशन में होता है। पैरानॉइड मोस्ट कॉमन है। मीनिया जो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसमें पेशेंट क्या बोलते हैं, इंक्रीज और इरिटेबल मूड में होता है, हाइपर एक्टिविटी, कंट्रोल्ड स्पीच में होता है, वायलेंट बिहेवियर होता है। डिप्रेशन ज़्यादातर लोग है, सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस होता है। बाइपोलर इलनेस होता है, जिसमें डिप्रेशन और मेनिया वो रहता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। न्यूरोसिस जो नॉर्मली आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर आते हैं, इसमें फोबिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पीटीएसडी और ये सब होता है। ये क्लासिफिकेशन है जो तुम लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा और वो सब है, लेकिन ये सिंपल वो में दिया गया है कि कैसे वो है। अगर लिखना चाहते हो तो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लोगे। तो ये काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ हम लोग यही दवाइयों को करते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, इसको हम लोग D2 ब्लॉकर्स भी कहते हैं, या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो D2 ब्लॉकर्स या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन को हम लोग SDA कहते हैं, सेरोटोनिन डोपामिन एंटेगनिस्ट या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोरप्रोमाजीन है, और इसमें सेकेंड जनरेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेलोपेरिडोल है, बहुत जगह यूज होता है और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हम पहले से क्लोरप्रोमाजीन को स्टैंडर्ड मानते हैं। ये लो पोटेंट ड्रग्स हैं, लो पोटेंट के अलग अलग वो हैं। सेकेंड जनरेशन में अभी जो मोस्ट यूज होता है ओलंजापिन, रेस्पेडोन, क्यूटेपिन एंड क्लोजापिन। इसमें एमिसल्फराइड नहीं है। एमिसल्फराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोबल एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है। और एरिप्रिप्राजोल भी यूज होता है। बहुत सारे ड्रग्स हैं, ल्यूरोसिडोन भी अभी काफी अच्छे से हो गया, बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 50 हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। ऐसा नहीं कि नहीं है। एरिप्रिप्राजोल और ये सब है, क्लोरप्रोमाजीन, फिमोसाइड भी हम लोग यूज करते हैं। हेरोडाजिन साइड इफेक्ट्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन वही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
तो इसमें ना ये तुम्हारे क्या बोलते हैं फार्मा में तुमको बता दिया गया होगा कि कौन सा आता है। फिनोथाइजीन्स में क्लोरप्रोमाजिन अल्फैटिक चेंज वाला, पिपरडिन के लिए थायरोडिजीन, ब्यूट्रोपिनोन के लिए हाइलोपेरिडोल आता है। और ये सब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्या है, ये उन्होंने बता रखा है, क्या बोलते हैं फार्मा वालों ने। हम्म, ये पैथोफिजियोलॉजी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन ये देखा गया है ये होता है डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी इन लिम्बिक सिस्टम और डेफिसिट ऑफ मोनोअमीन डिप्रेशन के लिए होता है। लेकिन इसमें भी, इसमें डिटेल में नहीं होता, हम लोग वो में जाएंगे तो उसमें भी होता है लिम्बिक सिस्टम में भी कहाँ पास होता है। तो यूजुअली इम्बैलेंस हो जाता है डोपामीन का, तो एक जगह ज़्यादा हो जाता है और उसके लिए हो सकता है। जो साइकोट्रोपिक्स ग्रुप्स हैं ये अलग अलग दवाइयों के वो में आपको करते हैं। हम लोग यूजुअली एंटीसाइकोटिक्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन जो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ऐसा समझने के नहीं है। टिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईपीएस साइड इफेक्ट करता है, ईपीएस मूवमेंट डिसऑर्डर्स करता है, इसलिए हमको वो करते हैं। ऐसा समझने के नहीं है। ईपीएस साइड एक्स्ट्रा पैरानोइडल साइड इफेक्ट्स जो करता है उसके वजह से हम लोग टिपिकल भी बोलते हैं। ये कंपाउंड और वो सब है, ये इंपॉर्टेंट जानने का जरूरत नहीं है, ये फार्मा वाले हिसाब से वो है। तो ये मैकेनिज्म दिया गया है कि कैसे ब्लॉक करता है, ऐसा समझने के नहीं है। हम्म, तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, अगर कोई भी आया तो डोपामीन को इसको वो करने से रोक देता है। ऐसा समझने नहीं, डोपामीन यहाँ पास होना चाहिए जिसकी वजह से रेस्पॉन्स है वो नहीं होगा। डोपामीन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ऐसा समझने के नहीं है जो उसकी वजह से होता नहीं है। बहुत सारे अदर डिटेल्स हैं जो वो करते हैं, यूजुअली ड्यू टू ब्लॉकर्स इन द मीजोलिम्बिक सिस्टम, ऐसा समझने की नहीं है। अलग भी अदर भी एंटीसाइकोटिक्स हैं जो उसको कर सकता है। कैसे साइनेटिक में डोपामीन को इंक्रीज कर देते हैं, लेवोडोपा और वो सब, उसके लिए भी वो कर सकते हैं। पिट्यूटरी में ज्यादा की वजह से उसको हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया होता है। डोपामिन अगर ब्लॉकेट हो जाएगा तो क्योंकि रिलीज करता है, दैट्स वाई जितने भी D2 ब्लॉकर्स हैं इंक्रीज प्रोलैक्टिन करते हैं, ऐसा समझ में कि नहीं है। और जो क्लोरप्रोमाजीन है वो एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज भी करता है, ऐसा समझ में कि नहीं है। ये रीजन है इसकी वजह से ये होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल, और ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर मेरे को साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, हैं या मैं साइकोसिस में नहीं हूँ, तो अगर मैं दवा ले लूंगा तो मेरे को क्या होगा, ऐसा समझने के नहीं है। यूजुअली कुछ नहीं होता है, क्योंकि न्यूरोलेप्टिक्स है, हल्का सा ये स्लोइंग कर लेते हैं, ऐसा समझने की नहीं है नींद आने के लिए। क्योंकि अ, जैसे क्लोरप्रोमाजीन में एंटीस्टनिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उससे कारण नींद आ जाएगा, ऐसा समझने के नहीं है। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज हल्का सा बीपी कम करेगा, जो साइकोसिस वाला पार्ट है कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं, और वो सब में नॉर्मली वो कर देता है। सिडेटिव इफेक्ट है इसमें, क्या बोलते हैं क्लोरप्रोमाजीन को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, एक्चुअली इट इज नॉट डन, इन्होंने लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा पैरानोइडल साइड इफेक्ट हैं जो हाई पोटेंट जो मेडिकेशंस होते हैं उसमें ज्यादा होता है, ऐसा लीस्ट होते हैं क्या बोलते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। सीजर थ्रेशोल्ड को लो कर देते हैं, दैट्स वाई सीजर में हम लोग एंटीसाइकोटिक्स प्रेफर नहीं करते हैं। और कभी कभी जो टेम्परेचर कंट्रोल है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में एक्ट करता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल भी अल्टरेट हो जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बहुत ही मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्या करता है, जो लो पोटेंशियल ड्रग्स हैं वो एंटेगनाइज करते हैं, दैट्स वाई वो करते हैं, और एंटीस्टिमिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो होता है। स्लीप क्या बोलते हैं एंटीस्टिमिक प्रॉपर्टीज की वजह से, तो स्लीप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो लो पोटेंशियल ड्रग्स हैं वो स्लीप इंड्यूस करते हैं, जो हाई पोटेंशियल ड्रग हैं वो नहीं करते हैं। एनेस्थीसिया करता है, ये क्या बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन करता है, ये किडनी और में रिक्लेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइन में वो क्या बोलते हैं
सिक्रीशन वो बढ़ा देगा, तो उसके कारण गैनिकोमेस्टिया और ये सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। है समझ में कि नहीं है? एसीटीएच और वो सब में फर्क पड़ता है। फार्माकोकाइनेटिक्स यूजुअली इजीली अब्जॉर्बेबल है, पेरेंटल अब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है क्योंकि वो है, और फीटस सर्कुलेशन और ब्लड में भी ये जाते हैं। हाँ समझ में कि नहीं है? टॉलरेंस भी इसमें डेवलप हो जाता है। एक क्लोरप्रोमाजीन के यूजेस हैं। क्लोरप्रोमाजीन हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन यूजुअली जो हमारा यूज किया जाता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है उसमें भी यूज होता है। गायनी में हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरिन में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरिन में क्लोरप्रोमाजीन यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत सारा डिस्टर्बेंस बच्चे लोग करते हैं, जो बदमाशी करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, और हिकअप हो रहा है उसके लिए भी यूज होता है, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरिन और इस सब में है उसी की वजह से हो रहा है। इसमें अलग अलग साइड इफेक्ट जो करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। आया समझ में कि नहीं है? जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे एकथीसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसन सिम्टम्स, और ये नहीं करता है, लेकिन ईपीएस वाले वो में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्टिंक्टिंग फीचर्स हैं हर एक वो का, क्या बोलते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का। वो स्क्रीनशॉट में अगर रखना चाहता तो लिख लो, रे इम्पोर्टेंट है। हेलोपेरिडोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आया समझ में कि नहीं है? ट्राइफ्लूपेराजीन, ये क्या बोलते हैं, ये काफी सिम्टम्स हैं, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। थायराइडोजन है, लो पोटेंशियल ड्रग्स है। इसमें ये क्या है ना, वो कैटरैक्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आता है एमसीक्यू में कि कौन सा एंटीसाइकोटिक कैटरैक्ट करता है, तो ये यही करता है, ये थायराइडोजन। ये एमसीक्यू के लिए है, उसके लिए ट्राइफ्लूपेराजीन और ट्राइफ्लूफेनाजीन, ये काफी हाई पोटेंट ड्रग्स हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। ऐसा में कि नहीं है, इसको हम लोग डिपो के मामले में यूज किया जाता है, और ऐसे भी यूज करते हैं। हेलोपेरिडोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम रेगुलरली यूज करते हैं, और काफी जगह हुआ है सरनेस ब्रांड से वो यूज होता है। ये ट्राइफ्लूपेरिडोल और ये सब यूज नहीं करते। फ्लुक्सेंथाजोल बीच में इसको ना बैन कर दिए थे, ऐसा में कि नहीं है, 3 साल पहले, फिर अभी ने चालू कर दिया। ये एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स में भी होता है, लेकिन ये वो करता है। प्रीमोजाइड एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टिक्स होता है ना, हिचकी जैसे हुआ है ना, और गोलेंड बायरेर सिंड्रोम, टोरेट सिंड्रोम जो होता है, जो हिचकी मूवी देखा उसमें टोरेट भी कहते हैं, जिसको टिक्स आता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। फ्लोक्सापिन भी यूज नहीं होता है। ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हैं जिसको वो करते हैं, ये लो पोटेंसी ड्रग्स हैं। ये क्या करेंगे, हाईली सेडेटिव वो करेंगे, एक्स्ट्रा सेमिडल लेस होगा, ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, और क्या बोलते हैं, अल्फा ब्लॉकेट की वजह से ये वो करेगा, क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, पोस्टल हाइपोटेंशन करेगा। है समझ में कि नहीं है? तो इसमें यूज होगा, जैसे किसी ना पेशेंट को स्लीप चाहिए, है समझ में कि नहीं है, तो हम लोग लो पोटेंशियल ड्रग यूज करेंगे। है समझ में कि नहीं है? किसी को वो चाहिए तो वो है लो पोटेंशियल, मतलब उसको डोज ज्यादा होगा। हाई पोटेंशियल ड्रग जो हेलोपेरिडोल, जो इसके लिए वो है, ये सेडेटिव लेस होता है, ईपीएस ज्यादा होता है, लो एंटी कोलिनर्जिक और ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स होंगे, और अल्फा वो पे कम करेगा, और लो सीजर थ्रेशोल्ड होगा, जो उसमें आसानी से सीजर कर सकता है। सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, जो D2 ब्लॉकर करते हैं, प्लस पोटेंट ये करते हैं सेरोटोनिन एक्टिविटी। ऐसा समझने के नहीं है, इसमें ईपीएस मिनिमल होता है, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अच्छा होता है, और मतलब उसको ठीक करता है। तो पहले क्या हो रहा था कि जो जो टिपिकल वाले वो क्या कर रहे थे, वो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन को टारगेट कर रहे थे। अब क्या, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो नेगेटिव सिम्टम्स होता है उसको भी टारगेट करता है, along with पॉजिटिव सिम्टम्स।
ऐसा नहीं कि नहीं है। आगे चल के इसमें बताऊंगा क्या क्या होता है। क्लोजापिन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है, तुमको जानना है, हैं? ये टिपिकल का वो है, फर्स्ट है, अभी भी यूज किया जाता है। बहुत इसका क्या बोलते हैं, लो ईपीएस साइड इफेक्ट है। इसमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हो सकता है, और ये रिजर्व ड्रग है नेगेटिव सिजोफ्रेनिया, रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया के लिए। ऐसा में कि नहीं है, ये अलग अलग एक्टिविटी करता है। ये जो CO3 है उसके जगह वो करता है, और इसका हाफ लाइफ वो है, और ये एक ग्रानुलोसाइटोसिस करता है, इसलिए ये फेमस है। समझने के नहीं है, इसको हम लोग दैट्स वाई इसको ना हमेशा यूज नहीं करते हैं। देख रहे हो, कम ही पॉपुलेशन में होता है, किसी को हो गया तो दिक्कत तो करता है। ये क्या करता है, सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर देगा, लेकिन इसके जो अदर साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडेशन करता है, बीपी को कम कर देगा, वेट गेन करेगा, और डायबिटीज को बढ़ा देगा। समझने के नहीं है, ये क्लोजापिन हो गया। रेस्पिडोन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। वो कितने जो भी ड्रग्स है ना, उसके ना अलग अलग सिम्टम्स हैं। वो कितने, जो D2+ ये ब्लॉकेट तो करेगा ही, उसके साथ में ना उसको एफिनिटी कितनी है, जैसे इसको ना अल्फा ओ से एफिनिटी है, या फिर हिस्टामिनिक रिसेप्टर से ब्लॉकेट। अल्फा से अगर एफिनिटी है तो ये क्या करेगा, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी करेगा, तो इसको पोस्चरल हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्टामिनिक ब्लॉकेट करेगा तो उसको सेडेशन होगा। ठीक है। और रिस्पेडोन को कहते हैं कि ये ना कम डोज में उसकी तरह बिहेव करता है, क्या बोलते हैं, एटिपिकल की तरह, और हायर डोज में टिपिकल की तरह बिहेव करता है। ऐसा में कि नहीं है, तो डोसेज काफी कम है, हम लोग इसको अलग अलग यूज भी करते हैं। ये 3 दवाइयां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये क्लोजापिन हम लोग यूज करते हैं 100 मिलीग्राम पर डे से चालू करते हैं। रेस्पेडोन का है 2 to 6 मिलीग्राम पर डे से चालू करते हैं, और ओलंजापिन का है 10 to 30 मिलीग्राम पर डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाइयां जो आप यूज करोगे ओलंजापिन का। ऐसा नहीं कि नहीं है, सेम ब्लॉकेर अलग अलग करता है, तुमको जानने की जरूरत नहीं है कितना ब्लॉकेट करता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, तुम यही बोल दोगे ये SDA ब्लॉकर है, ऐसा नहीं, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, इसमें यूज करता है। ऐसा नहीं कि नहीं है। और इंक्रीज सिडेशन करेगा, इसका हाफ लाइफ ये है। इसको हम लोग मेनिया में भी यूज करते हैं, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर में भी यूज करते हैं, और अलग अलग लिथियम और बेंजोडाइजिपिन पेशेंट को, जैसे हम लोग मेनिया में दे रहे हैं ओलंजापिन, नहीं दे रहे हैं, पेशेंट एडमिट है जो बाइपोलर वाला। क्यूटेपिन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसका हाफ लाइफ ये आवर्स है, लेकिन हम लोग ना इसको ना SR प्रिपरेशन में उसका हाफ लाइफ 12 to 18 आवर्स हो जाता है। ये काफी सिडेटिंग होता है। हम्म हम्म तो जिसको नींद चाहिए उसको है, लेकिन इसके मूड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छे हैं। लेकिन ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में भी यूज करते हैं, तो बाइपोलर मेनिया में भी यूज करते हैं। ये अदर ड्रग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एरिप्रिप्राजोल ये काफी डिफरेंट है, आया समझ में कि नहीं है। ये पार्शियल एगोनिस्ट है, और सब ना एंटेगोनिस्ट हैं D2 के। ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है, और रिसेप्टर पे वो करता है। ये मिनिमली सेडेटिंग है, और इंसोम्निया भी कभी करता है। तो साइड इफेक्ट्स ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन या ये सब है। जिप्रोसिडोन ये बहुत ही क्या बोलते हैं, डिफरेंट ड्रग है। इसको हम लोग यूज करते हैं साइकोसिस जिसको पार्किंसन है, साइकोसिस इन पार्किंसन बहुत मुश्किल है। पार्किंसन में क्या हो रहा है, कि डोपामीन क्या बोलते हैं, कम हो जा रहा है, और साइकोसिस में डोपामीन ज्यादा है, तो देखो कितना मुश्किल है उसको ट्रीट करना। तो जिप्रोसिडोन देख रहे हो बहुत सारे वो पे एक्ट करता है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके ना साइड इफेक्ट, कार्डियक साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग
काफी कम यूज करते हैं। एमिसल्फराइड बहुत अच्छा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये क्या करता है, लो डोज पे एटिपिकल करेगा और हायर डोज पे टिपिकल करेगा। ये नॉन सेडेटिव है, देख रहे हो, ऐसा में कि नहीं है, और कोई मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट जो एटिपिकल में बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वेट गेन, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करना, ये सब, ये इसमें बिल्कुल नहीं है। और ये क्या कर रहा है, कॉग्निशन को ठीक करता है, मतलब सोच और समझ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसलिए कहते हैं ना, जितने भी एडल्ट हैं, मतलब जो भी सिजोफ्रेनिया यूजुअली एडल्ट में चालू होता है, जिसको हम लोग एमिसल्फराइड देंगे तो उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेटर रहेगी और आगे चल के इम्पोर्टेंट है। जोटियापिन तुम्हारे लिए नहीं है, वेट गेन और ये सब है, उसको वो नहीं किया जाता है। ये एडवर्स इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ये वाला पार्ट हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो रख कर लेना रे। इसमें अलग अलग वो है, बहुत अच्छे से बताया गया है। पहले हमारा क्या था, जो पहले के टिपिकल वाले में न्यूरोलेप्टिक साइड इफेक्ट जो ईपीएस और टीडी थे वो इम्पोर्टेंट था। ऐसा में कि नहीं, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन इम्पोर्टेंट था। अब क्या हो गया है, जैसे बढ़ा है, ईपीएस कम हो गया है, वेट गेन, डायबिटीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिसलिपिडीमिया, ये बढ़ गया है। ऐसा में कि नहीं है, ये जो मेजर साइड इफेक्ट होते हैं ये उसके लिए हैं। यूरिनरी रिटेंशन क्यों करेगा, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज की वजह से। ऐसे में पोस्टल हाइपरटेंशन क्यों करेगा, एंटी एडर्जिक एक्टिविटीज की वजह से। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों करेगा, ये पूरा एक्टिविटी वो कर देता है, प्रोलैक्टिन करेगा तो लिबिडो कम हो जाएगा और फिर उसके बाद से वो दिक्कत करेगा। एरिथमिया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ये सब रहेगा। ड्राई माउथ एंटी कोलिनर्जिक की वजह से। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, सेडेशन, नींद आएगा, सीजर को कम करेगा और वेट गेन आएगा। पहले ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते थे जो नॉर्मली किसी में रहते हैं। तो अलग अलग वो से आप साइड इफेक्ट कर सकते हो हर एक वो में। सीएनएस में क्या करेगा, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, मेंटल कंफ्यूजन, वेट गेन करेगा और कब सीजर को बढ़ा देगा। सीवीएस में पोस्टरल हाइपरटेंशन करेगा, पैल्पिटेशन, इनिबिशन ऑफ इजैकुलेशन कर देगा, तो उसकी वजह से भी एड्रेनर्जिक ब्लॉकेट की वजह से भी होगा। ऐसा में कि नहीं है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और कार्डियक एरिथमिया जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये म्यूमोजाइड और ये सब में। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज की वजह से ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और एंडोक्राइन हाइपरपेलेप्टिनिमिया हुआ। ये इसको भी स्क्रीनशॉट लिख सकते हो एडवर्स इफेक्ट में। और मेटाबॉलिक में एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड ट्रिग्लिसराइड करेगा। तो ज्यादातर जो भी वो है ना, एमिनोरिया करेगा, इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोलूरिया, गैनिकोमेस्टिया। ऐसा में कि नहीं है, तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गया। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, इसको डिटेल में वो करना होता है, इसको डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट होते हैं। ये क्या होता है, बैलेंस होता है जो डोपामिन और वो का स्ट्राइटम और वो में, ऐसा में कि नहीं, ईपीएस में वो डिरेंज हो जाता है। ऐसा में कि नहीं है, डोपामिन और कम, पार्किंसन उसी की वजह से होता है, जो डोपामिन और एस्टाइल कोलिन का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है। ईपीएस भी यही कर रहा है, डी2 ब्लॉकर करके वो बैलेंस को खराब कर दे रहा है, जिसकी वजह से inhibitory effect of dopamine neurons is normally blocked by the excitatory action of cholinergic. लेकिन blocking of dopamine centers alters this balance, causing excess of cholinergic which causes EPS. आगे समझने के नहीं है, बहुत ही क्लासिकल है। आगे समझने के नहीं है। तो देखो होता क्या है, जो पार्किंसन में क्या करता है, डोपामिन कम हो जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन कर रहे हैं, डोपामिन को डी2 ब्लॉकर देकर। आया समझ में नहीं है, उसकी वजह से साइड इफेक्ट करेगा। तो पार्किंसन के जो साइड इफेक्ट है, ब्राइडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, वो होगा, और टार्डिव डिस्काइनेसिया वो धीरे धीरे करके होता है। हाइपरसेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें अलग अलग ईपीएस साइड इफेक्ट वजह से आता है। इसमें ना जो क्वेश्चंस आते हैं ईपीएस साइड इफेक्ट में होता है, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट डिस्टोनिया, एकथीसिया, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स और कार्डियो डिस्काइनेसिया, समझ में कि नहीं, और न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम।
ये जो पांचों है खुद एमसीक्यू आ सकते हैं। आया समझ कि नहीं है, डिटेल में आगे चल के आते हैं। हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, सिजोफ्रेनिया में यूज कर सकते हैं, वॉमिटिंग में यूज कर सकते हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ, मेनिया ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में, टिक डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं अलग अलग, और डिसरप्टिव बिहेवियर जो बदमाशी कर रहा है उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टिपिकल और एटिपिकल का जो मैंने पहले ही बता दिया है, वो डोपामिनर्जिक में करेगा मोर ईपीएस होगा, लेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, और डी2 ब्लॉकर में एसडीए में ब्लॉक करेगा, लेस ईपीएस होगा और मोर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहेगा। तो ये